तो स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू में। ओवरऑल ये हमारा 5वां लेक्चर है। आई होप कि पहले के 4 लेक्चर आपने देख लिया और उनको अच्छे से क्लियर भी कर लिया। सो एक कुछ डिटेल मेरे बारे में आराम से आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है कॉपी में फ्रॉम 1 to 25। ग्रेडेड सिस्टम का ध्यान रखना है, थ्रू आउट द सीरीज हम डेवलप करेंगे। ओके, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। एकदम आसान सा क्वेश्चन, 1 by 1 करेंगे। पहला स्टेटमेंट बोला माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू अ मैकेनिकल सिग्नल। देखो मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होना चाहिए था, तो इसलिए पहला गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत, तो अगर हम एलिमिनेट करें तो ए और बी ऑप्शन गया, बचा कौन सा, सी और डी ऑप्शन। दूसरा स्टेटमेंट है कि द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि बिल्कुल सही है। तो दूसरा तो स्टेटमेंट होगा जो कि सी और डी दोनों में है, ठीक है। तीसरा, द साउंड स्पीकर अ मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड, द साउंड कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर है वो मैकेनिकल सिग्नल को नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। तो तीसरा गलत, तो आ गया हमारा आंसर ऑप्शन डी। तो चौथा भी स्टेटमेंट देख लेते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि स्पीकर कन्वर्ट्स इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड, वही जो ऊपर वाले का मैंने एक्सप्लेनेशन बताया। तो होपफुली इससे आपको सारे के सारे स्टेटमेंट क्लियर हो गए और करेक्ट आंसर भी आ गया, राइट। तो इसी तरीके से पूरा एनालाइज करके हमें क्वेश्चन को करना है। देखो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि साउंड वेव जो एक मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन देन बी प्रोसेस एंड ट्रांसमिटेड बाय द फोन सर्किट। बाकी वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ओके। इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स, चारों में से क्या देता है। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं वाई एक्सिस पे हमने लिया वेलोसिटी, ध्यान रहे कि हमने वेलोसिटी लिया है, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस पे लिया टाइम। तो अगर कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रहा तो कुछ इस तरीके से जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है कि जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो होता ही है, लेकिन ग्राफ से कैसे निकालेंगे, स्लोप। स्लोप ऑफ वीटी कर्व जब निकालते हैं तो वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। लेकिन अगर हम एरिया निकालें वीटी कर्व का, तो देखो एरिया मतलब मान लेते हैं ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एरिया हो गया। तो अगर ये एरिया निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यही तो होता है ट्रायंगल का एरिया, है ना। परपेंडिकुलर पे क्या है, वाई एक्सिस है, मतलब वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, इस तरीके से हम निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। टाइम का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, मीटर में आंसर आएगा। मीटर किसका यूनिट होता है, या तो डिस्प्लेसमेंट का या तो डिस्टेंस का। तो पहला और तीसरा चौथा ऑप्शन तो गया, बच्चा कौन सा, बी या फिर सी, ठीक है। अब नेट डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा, ये समझना है। अब उसके लिए देखना है कि हमें ग्राफ किसका दिया है, वेलोसिटी टाइम का या स्पीड टाइम का। अगर स्पीड टाइम का ग्राफ होता तो डिस्टेंस आता, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, इसलिए इसका आंसर होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगर स्लोप निकालते वीटी कर्व का तो एक्सेलरेशन देता, ठीक है। एरिया निकाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसलिए वो नेट डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ का निकालते एरिया तो डिस्टेंस देता, है ना। होपफुली ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला साउंड एंड लाइट वेव्स आर, साउंड वेव और लाइट वेव क्या है, चार स्टेटमेंट है, मतलब 4 ऑप्शन है। 1 by 1 देखते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है और लाइट वेव ट्रांसवर्सल है। तो ये बिल्कुल सही है, पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया, बाकी सब गलत है, ठीक। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल क्या होते हैं समझते हैं, ध्यान समझिएगा। क्या होता है कि जब भी कोई वेव मूव करती है तो वो मीडियम के जो पार्टिकल है ना वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने के भी दो तरीके होंगे, कैसे समझते हैं। मान लो एक है कि वेव जो है आगे बढ़ रही और पार्टिकल जो है वो भी ऐसे टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे ऐसे मूव कर रहे, वाइब्रेट कर रहे, समझ रहे हो आप, कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग और मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो अगर ऐसा कोई भी वेव हुआ तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे साउंड वेव, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है ना, प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं मैं। बहुत सारी साइकिल खड़ी है, ठीक है। तो अगर बहुत सारी साइकिल खड़ी है या फिर बहुत सारे ब्रिक्स खड़े हैं, तो एक ब्रिक को पीछे वाले को है ना अगर धक्का दो तो सारे के सारे ब्रिक जो है
गिरते जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा, लास्ट वाले ने अगले वाले को किया, फिर अगले ने अगले वाले को किया। मतलब यहाँ पे जैसे वेव आगे की तरफ मूव कर रही, ये जो पार्टिकल है वो भी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ तो जस्ट मूव कर रहे हैं, एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेट करते हैं। होपफुली आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और इसी वेव को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कि जब पार्टिकल बहुत ही पास पास आ जाते हैं तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जब पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं तो उसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, पास पास, है ना, फिर रेयर फ्रैक्शन। आई होप कि ये बेसिक साइंस में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में आई थिंक, और आपको क्लियर होगा। तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल की बात। अब ट्रांसवर्सल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल को समझा, सेम मैनर में ट्रांसवर्सल भी होता है। कैसे होता है कि इसमें जो पार्टिकल है, क्या मीडियम के पार्टिकल, वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू दी मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ दी वेव। मतलब कि पार्टिकल जो है ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करते हैं और वेव जो है हॉरिजॉन्टल वे में चलती है। ये वेलोसिटी ऑफ वेव है और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। आई होप कि आपको दोनों क्लियर हो गया होगा। इसमें पार्टिकल जो है 90 डिग्री बनाते हुए ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में मूव करते हैं एज कंपेयर टू द वेव वेलोसिटी। दैट्स व्हाई इनको ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं। और ऐसा कब होता है, ऐसा लाइट वेव में होता है। तो आई होप कि एवरीबॉडी ये आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि पार्टिकल हमारा मूव कर रहा फॉरवर्ड, और सॉरी पार्टिकल नहीं, वेव मूव कर रही फॉरवर्ड, और पार्टिकल जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। अब ऐसे अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो इसको ट्रांसवर्सल या 90 डिग्री को बोलते हैं। और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल वेव, जो कि क्या है, एक लाइट वेव है। एग्जाम्पल है लाइट वेव, क्या होती है, ट्रांसवर्सल वेव। आई होप कि पहला कैसे क्लियर है आपको, मतलब सही है, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीएच फॉर द गिवन सब्सटेंस। सबका देख लेते हैं पीएच। कॉफी का देखो होता है 4 से 5 पीएच होता है। लेमन जूस का आपको मालूम है 2 से 3 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है माइल्ड बेस होता है, तो इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 9 से 10 कर लेते हैं पीएच। ब्लड का देखा जाए तो 7.35 से 7.45 होता है। तो अब आप देख लो सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि माइल्ड बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, तुरंत बताओ, MgOH का होल ट्वाइस। वेरी गुड। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, और उसके बाद फिर ब्लड होगा, फिर लेमन जूस, कॉफी होगा, फिर लेमन जूस। लेमन जूस सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, इसमें है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ब्लड, फिर कॉफी। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभी सबका मालूम ही है आपको, तो ऑर्डर तो देख ही लोगे, है कि नहीं। चलो सारे ही बता दिए डिटेल में, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, वही सारी चीजें हैं क्योंकि। अगला 372। तो देखो, स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स और पेन इन दी थाई मसल्स आफ्टर अ रन। दिस इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, ये एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। देखो, पाइरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और वो एक्युमुलेट जब हो जाता है तो स्प्रिंटर फील करता है क्रैम्प्स और पेन इन थाई मसल्स। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो, ये एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि इफ द रेड ब्लड सेल RBCs ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन, मतलब एक आइसोटोनिक सोल्यूशन टू द ब्लड। आइसोटोनिक का मतलब, आइसो का मतलब सेम, ठीक है, सोल्यूशन टू द ब्लड, व्हाट विल हैपन टू द RBC। RBC पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन है एवरीबॉडी, है ना, मतलब कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। यहाँ पे कोई कॉन्क या फिर डाइल्यूटेड सोल्यूशन नहीं है। अगर दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन है मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ RBC। वहीं पर अगर एक कॉन्क होता, एक डाइल्यूटेड होता, तो आपको मालूम है ऑस्मोसिस होता, इस वे में वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक फ्लो करता है ना, ठीक है, स्वेल करता है या फिर श्रिंक करता है, आपको मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर इज नॉट करेक्ट। जो बाइल जूस है कहां से सिक्रेट होता है, लीवर से। कौन सा करेक्ट नहीं है, ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछा हमसे। 4 स्टेटमेंट। पहला, बाइल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, यहीं पे गलत हो गया। लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम ही बाइल जूस नहीं कंटेन करता, राइट, तो इसलिए पहला गलत। बाकी जो सही है देख लेते हैं। बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बिल्कुल सही बात है। बाइल न्यूट्रलाइज द एसिडिक, बिल्कुल, क्योंकि बाइल जूस जो है बेसिक नेचर का होता है। अगला, बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड, ठीक है, ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला ही गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ से एडिशनल फैक्ट्स हमें मिलेगा। बाइल डज नॉट कंटेन्स एनी एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। Bile only aid in the digestion of lipids by emulsifying them and making them more accessible to the lipase enzymes that are secreted by the pancreas or mucosa. Intestinal mucosa. बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स कि बाइल इज ए येलो ग्रीन फ्लूइड
दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। इससे रिलीज होता है लिवर से, स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल हैज सेवरल फंक्शन इन डाइजेशन, जैसे कि इट ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, जिसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, दैट कैन बी अटैक्ड बाय लाइपेज एंजाइम। इट हेल्प्स न्यूट्रलाइज द एसिडिक chyme, partially digested food that comes from the stomach and create a suitable pH for the enzyme in the small intestine. It helps solubilize cholesterol and fat soluble vitamin जैसे A, D, E और K and facilitate their absorption across the intestinal wall. Last है, it helps eliminate waste products such as bilirubin and excess cholesterol from the body through feces. होपफुली सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120 और 80 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी। दीज नंबर द ब्लड प्रेशर एट, ये नंबर कौन से ब्लड प्रेशर पे आते हैं, कब कब? तो पहला है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकुलर, तो उस समय जो हमारा पीएच होता है, मतलब सॉरी पीएच नहीं, ब्लड प्रेशर होता है, वो मैक्सिमम होता है और 120 आता है नॉर्मल। और जब वो एक्सपेंड करता है, रिलैक्स करता है, तो 80 आता है। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन कि इसको सिस्टोल और डिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर। ओके, अब देख लेते हैं कि नंबर 120 रिप्रेजेंट दी सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि 120 होता है, मतलब देख लिया, विच अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और नंबर 80 रिप्रेजेंट दी सिस्टोलिक प्रेशर विच अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। आई होप कि आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन प्लांट्स सेल्स आरएनए, आरएनए की बात हो रही ना कि डीएनए। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट, इज प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन ओनली बोल दिया तो गलत, ये भी ओनली गलत। तो ये एक्चुअल में होता है न्यूक्लियाई में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, राइबोसोम में होता है। तो ऑप्शन सी डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो जो बताया वही चीजें हैं। नेक्स्ट, जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ से ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसी स्टेटमेंट को अगले ईयर जो है अगर वो क्वेश्चन में बना के दे दे, तो इससे आपको शॉक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का यही तरीका है, यही करती है ज्यादातर वो, है ना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि वहां से भी अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ना, तो उसको कलेक्ट करना है, नोट डाउन करना। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल है ना, जाइलम टिश्यू कौन सा है जो लिविंग सेल कंटेन करता है? तो वो है जाइलम पैरेन्कीमा। जाइलम पैरेन्कीमा एक ऐसा टिश्यू है जो लिविंग सेल कंटेन करता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स जान लेते हैं कि जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। तो जाइलम का क्या काम है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जाइलम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल टाइप्स इंक्लूडिंग ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्कीमा और जाइलम फाइबर्स। Xylem fibers are another type of cell in xylem that provide mechanical support to the plant. They have thick lignified walls and are dead at maturity. क्या होते हैं? मैच्योर होने पे डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, मेथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इज, बच्चों वाले क्वेश्चन, कौन सा आंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड मिलता है? ठीक है, फाउंड इन स्टिंग ऑफ आंट्स, इट इज अ वीक एसिड बट इट कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन और रेडनेस एट द साइड ऑफ द स्टिंग। इसलिए उसके काटने पर है ना में बर्निंग सेंसेशन होता है और वो लाल हो जाता है। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ध्यान है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ रहा है, जीएमओ, और नॉट करेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। पहला, इन दिस टेक्निक अ जीन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट्स। नहीं भाई, ये ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज किया जा सकता है। गलत पूछा था, ये हमारा गलत हो गया, लेकिन बाकी भी देखेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तीसरा है कि जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट टू वाइल्ड प्लांट। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल द नोवेल जीन्स आर इंसर्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है गलत हो गया, गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा।
इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, है ना, क्या पूछा है हमसे, करेक्ट पूछा है ना, तो सेलुलोज से बना होता है, गलत बात है, अभी हमने देखा। इट इज परमेबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस, नहीं ऑल सब्सटेंस के लिए नहीं होता है ना, स्पेसिफिक परमेबल होता है कुछ ही सब्सटेंस के लिए जो वो चाहता है। अगला, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल दी सेल टू इनगल्फ मेनी मटेरियल, बिल्कुल सही बात है कि वो जिसको चाहता है ना इनगल्फ कर लेता है। भाई मैंने ऊपर इनगल्फी से इनगल्फ करने को समझाया ऊपर, राइट। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, गलत, तो करेक्ट पूछा था ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल विच अलाउज द सेल टू चेंज शेप। This flexibility allows the cell to engulf other cell or particle. This process को phagocytosis बोलते हैं, क्या बोलते हैं, phagocytosis। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, है ना, प्लांट जो है ग्लूकोज बनाता है कौन से प्रोसेस में, बच्चों को पता होता है कि सर फोटोसिंथेसिस में बनता है। इसका रिएक्शन भी देखेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनटू ग्लूकोज, a simple sugar or oxygen. Photosynthesis takes place in chloroplast of a plant cell, specifically in the chlorophyll containing structure called, इसको क्या बोलते हैं, thylakoids. During photosynthesis, plant capture energy from sunlight using the pigment chlorophyll. ठीक, और फिर this energy is used to convert carbon dioxide and water into glucose, a form of stored energy that plants can used for growth, development और other metabolic process. The overall reaction of photosynthesis इस तरीके का होता है। देखो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, है ना, ने कन्वर्ट कर दिया CO2 प्लस H2O को किसमें, ग्लूकोज, जो कि होता है C6H12O6, है ना, और ऑक्सीजन निकलती है, सबको मालूम है, राइट। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है दैट सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ATP, सबको पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। ग्लूकोज कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन वेरियस फॉर्म्स such as starch or converted into other organic compound needed by the plants. Okay, next question, the disease rickets develop in children due to the deficiency of rickets, हड्डियों की कमजोरी, है ना, किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। बाकी विटामिन सी की कमी से क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, बिल्कुल सही पहचाना, स्कर भी हो जाता है ना। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी में बहुत सारे आते हैं, B1 की वजह से बेरी, है ना, और बाकी B1 से लेकर 12 तक आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद कर लो। ये देखो वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, फिर भी पढ़ेंगे हम। ये विटामिन डी जो है इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस फ्रॉम द गट। कैल्शियम और फास्फोरस आर इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स। In the absence of vitamin D, the body is unable to absorb calcium or phosphorus properly, which can lead to development of rickets. Rickets can be prevented by ensuring that children get enough vitamin D from their diet or from sunlight exposure. Vitamin D is found in oily fish, egg yolks, and fortified milk. Children should also get regular exposure to sunlight, है ना, ऐसा नहीं कि घर में ही बैठे हो दिन रात और आपको क्या नहीं मिल पा रहा, सनलाइट नहीं मिल पा रहा, तो सनलाइट नहीं मिलेगा तो विटामिन डी की दिक्कत हो जाएगी, उससे रिकेट्स हो सकता है, इसलिए सनलाइट भी जरूरी है, वो भी एकदम दोपहर का नहीं, सुबह सुबह, है ना। अगला, विटामिन ए इज इसेंशियल फॉर विजन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। इट हेल्प्स टू कीप द आईज हेल्दी बाय प्रिवेंटिंग नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राई आईज। बी की बात करें तो इसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोटेक्शन, मेटाबॉलिज्म और नर्व फंक्शन। इट आल्सो हेल्प टू कीप द स्किन, हेयर और skin, hair or nails healthy. Vitamin C is essential for formation of collagen, which is a protein that helps to keep bones, teeth or gums strong. It also helps to keep the immune system healthy by fighting off infections. Okay, next question. बोला ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से मैच करो। तो पल्मोनरी आर्टरीज सभी को पता है क्या, ब्लड ले जाती है हार्ट से लंग तक, हार्ट मतलब हार्ट से लंग तक ले जा रही, मतलब प्योर ब्लड, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये का हो गया चौथा, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। कैपिलरी सभी को पता है, कैपिलरीज क्या होता है, कनेक्शन होता है बिटवीन आर्टरीज और वेन्स, तो कहाँ है, तीसरा, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरीज क्या होता है, ब्लड को हार्ट मसल तक ले जाता है, तो दूसरा हो गया। पल्मोनरी वेन की बात की जाए तो ब्लड को ले जाता है कहाँ से, लंग से हार्ट तक, क्या करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। ये हो गया 1, तो 4 3 1 1 हो गया आंसर इसका।
ठीक है, वही सारी चीजें जो अपन ने डिस्कस किया, इसलिए एक्सप्लेनेशन पे टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक। स्टमक में क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? Cl। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिनरल एसिड दैट इज फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक। इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड एंड किल बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और मेथनोइक एसिड आर नॉट मिनरल एसिड। वैसे भी आप समझ सकते हो मिनरल एसिड कौन सा है? केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस। याद कीजिए, कई बार हमने डिस्कस किया है कि लाइकन क्या होता है? और फंगाई और क्या होता है? एक फंगाई और हाँ एल्गी। वाह वाह वाह, एल्गी। फंगाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है या फिर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है, जिससे लाइकन बनता है, जो कि लिटमस पेपर को देता है। होपफुली आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज ड्यू टू चेंज इन। म्यूटेशन जो है वायरस में, अभी पता चल रहा है कोरोना ये अल्फा है, फिर बीटा हो गया, फिर गामा हो गया, तो ये म्यूटेशन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चेंज हो जा रहा है उसका जेनेटिक मटेरियल, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है उसका आंसर हो जाएगा। म्यूटेशन आर चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। They can be caused by a number of factors, including exposure to radiation, chemicals या फिर viruses. Mutation can be harmful, beneficial या फिर neutral. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में 4 स्टेटमेंट। पहला, न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय ओन मेम्ब्रेन। क्यों भाई साहब, न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? गलत। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, हमें सही चाहिए था, आ गया आंसर बी। ठीक, कि बोथ न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. It contains the DNA, which is genetic material of the cell. Nucleus is surrounded by a double membrane called the nuclear envelope. क्या बोलते हैं उसको? Nuclear envelope. Chloroplasts are the organelles that are responsible for photosynthesis. They contain chlorophyll, which is green pigment that absorbs sunlight. Chloroplasts are surrounded by a double membrane called the chloroplast envelope. Hopefully आपको clear. Next. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में कौन सा करेक्ट है? 4 ऑप्शन। पहला, बोथ स्टार्च और ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल। ना, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन एनिमल सेल। ये भी गलत। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जो कि बिल्कुल सही है। स्टार्च जो है कहाँ मिलता है? प्लांट सेल में, और वहीं पे ग्लाइकोजन की बात करें तो एनिमल सेल में मिलता है। चलिए देख लेते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड्स है दैट इज फाउंड इन प्लांट सेल एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स। वही बात करें हमें अगर एनिमल सेल की, तो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड बट इट इज फाउंड इन एनिमल सेल। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल। ठीक, चल बाकी आप देख लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, द करंट इन दी सर्किट। शॉर्ट सर्किट होता क्या है पहले वो समझते हैं। देखो, मान लो एक बैटरी हो गई, ठीक है, यहां से हमने कनेक्ट किया एक रजिस्टर को, इस तरीके का एक सर्किट हो गया। रजिस्टर में या फिर बल्ब वगैरह कुछ भी ले लो, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम एक वायर को यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, समझ ध्यान से। ये रजिस्टर जो है या फिर कोई भी अप्लायंस हो गया, पंखा बल्ब है ना, पंखा बल्ब टीवी एसी फ्रिज कुछ भी लगा दो, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो क्या करता है, करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है, रोकता है, समझ लो, कंट्रोल करता है इंदर से। लेकिन अगर कोई रजिस्टर ही ना हो, डायरेक्टली हम कनेक्ट करते हैं, तो इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और शॉर्ट सर्किट में अगर कोई रजिस्टर ही नहीं है, कोई रजिस्ट करने वाला ही नहीं, कोई रोकने वाला ही नहीं, तो बताओ करंट क्या होगा? बहुत तेजी से फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो इंक्रीजेस हिमिली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। ये जो करंट का फ्लो है बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। चलो अच्छा, करंट का अगर फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी डेवलप होगी, मतलब हीट डेवलप होगी, जिसकी वजह से आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये देख सकते हो, सिंपल सी चीज है ना। मैंने आपको समझाई दिया प्रॉपर वे में अच्छे से। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे, नॉट करेक्ट पूछा हमसे, नॉट करेक्ट। पहला, एक इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे आपका घर में होता है कपड़े धोने का, क्या होता है? कौन सी मशीन? वॉशिंग मशीन। हाँ, तो वॉशिंग मशीन क्या करती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल, घूमता है ना, चारों तरफ चक्कर काटता है, राइट। दूसरा, मिक्सी होता है ना, वो भी क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये सब एग्जांपल है किसके? इलेक्ट्रिक मोटर के। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आते हैं
एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ना EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तीसरा, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये भी ठीक है। अगला, अ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर। बिल्कुल गलत, लाइव वायर नहीं होता है, अर्थिंग वायर होता है। ठीक है, तो ग्रीन इंसुलेशन क्या हुआ, अर्थिंग वायर हुआ, और रेड वाला जो होता है वो होता है लाइव वायर, जिसका रेड कलर होता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, और डिपेंड करता है कंट्री पे कि ब्लैक है या रेड है या फिर ब्राउन है। ओके, चलो बात करते हैं आगे की। बाकी चीजें तो आपको मालूम है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल। फिर से पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट को डबल किया। देखो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ पे m1 m2 उन दोनों का मास है, r उनके बीच का डिस्टेंस है और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब बोला कि एक का मास डबल कर दिया, ठीक है, तो एक का मास डबल कर दो, मान लेते हैं m2 जो है 2m2 हो गया, डबल हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल, तो r की जगह 2r हो गया। इसका होल स्क्वायर करोगे नीचे वाले का, तो 2 का स्क्वायर 4, तो देखो ऊपर 2 और नीचे 4, तो 2/4 हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर, तो वही चीज है जो पहले था f, तो ये 2 से 4 गया, 1/2 आ गया और ये f हो गया, तो f/2 मतलब पहले f था तो अभी उसका आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहला बोला समझ सेम रहेगा, नहीं डबल हाफ हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने समझा ही दिया आपको, तो सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि समझाने में ज़्यादा समझ आता है और पढ़ने में थोड़ा सा कम। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ऐसा ही होता है, अगर समझाने वाला अच्छा हो, ऑब्वियस है। तो अगला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन ऑफ स्टार लाइट की वजह से होता है। वहां से जो लाइट आ रही क्या बोलते हैं, हाँ, एटमॉस्फेयर में जैसे इंटर की, वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसका पाथ चेंज हो जाता है और हमें कहीं और मतलब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, उसी को ट्विंकलिंग बोल देते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो गया, उसको आप पढ़ सकते हो आराम से। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना ही था, तो इसको हम पढ़ ही लेते हैं आराम से, ठीक है। The twinkling of star is primarily due to atmospheric reflection of starlight. When starlight enter the Earth atmosphere, it encounter variation in air density and temperature, causing the light rays to bend or reflect. These fluctuations in density result in continuous changes in the direction of the starlight, leading to the observed twinkling. हमें ऐसा लगता है कि ये कभी यहाँ कभी वहाँ पे है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, तो हमें लगता है ट्विंकल कर रहा है, राइट। इसी को ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस फिनोमेना इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन ऑब्जर्विंग स्टार फ्रॉम अर्थ सरफेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस। अगर यहीं पे स्पेस में जाकर देखेंगे तो नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के सरफेस पे देखने पर अर्थ का एटमॉस्फेयर का इंटरफेरेंस जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से सारा का सारा लेक्चर क्लियर हो। कहीं पे कोई डाउट, क्वेरी, परेशानी हो तो आप बता सकते हो इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़ाई करो। लेकिन 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 लास्ट के 2 लाइन रहते हैं, तो आ रहा ये आपके सामने, ये मैंने ही लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा कि तुम भूल जाओगे राहों में फैले कांटे इतने, जब ध्यान तुम्हारा अपनी मंजिल की तरफ होगा। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जब आपका ध्यान जो है मंजिल की तरफ होगा ना, तो रास्ते में कितनी मुश्किलें है ना, थकावट, परेशानी आ रही है, उन सब पे ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान तो अपनी मंजिल की तरफ है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।